आवाज़ आ रही है सबको मेरी? यस, हेलो, यस सर। या प्लीज़ गिव मी द यस सर। फीडबैक फास्ट। ओके, सो राइट नाउ अभी आपका जो जो ऑनलाइन बैच है इसका अभी तक एक भी लेक्चर नहीं हुआ है डेटाबेस का, एम आई राइट? यस साहिल, हेलो साहिल विपुल। हाँ सर। हाँ, आपका डाटाबेस का एक भी लेक्चर नहीं हुआ है ना? नहीं सर। ठीक है, तो ठीक है, एक चलो। दो हुआ था सर स्टार्टिंग में। यहाँ पे हम डेटाबेस को शुरू से स्टार्ट करेंगे और ये जो हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस है, ये पोस्टग्रे को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गोलैंग के साथ इसके बहुत सारे वैकेंसी निकली है कि गोलैंग डेटा इंजीनियर, गोलैंग डेटा इंजीनियर। ठीक है, तो ये इसके बहुत सारा स्कोप है। अगर आप गोलैंग के साथ पोस्टग्रेसक्यूएल बहुत अच्छी तरह से करते हो तो इट विल बी द मैक्सिमम बेनिफिट फॉर यू। ठीक है, तो हम इस सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइट नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस यहाँ पे ये नोट्स मैंने लिख के लाए हैं और ये बहुत ही ऑसम नोट्स है। इसके अंदर सारे एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं हम, और इसको बेहतर तरीके से कंटेंट बना के इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको बेटर वे से। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझा तो प्लीज़ दे कैन आस्क मी, I will not ask you again and again if you understand or not. Okay, so that's your responsibility to respond if you get a difficulty while understanding the concept. Okay, so right now here सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द डेटाबेस सिस्टम। तो अभी हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, मतलब शुरू से हम इसको देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, तो इसको पहले समझेंगे हम डेटाबेस को। तो यहाँ पे देखो, डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा डेटा जो होता है आपका वो एक जगह पे होता है, लेकिन वो डेटा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में होता है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो डेटा। ठीक है, और जो डेटा होता है, जैसे हम डेटाबेस बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, अगर बात आती है कंप्यूटर सिस्टम की डेटाबेस की, तो जो भी आपका डेटा होता है वो डेटा एक जगह पे रखा जाता है, लेकिन वो डेटा सिस्टमेटिकली रखा जाता है, वो किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ताकि उसको निकालने में आसानी हो जाए। ठीक है, सो अगर बात आती है कंप्यूटर सिस्टम की, तो जो भी आपका डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है कंप्यूटर मशीन पे, क्योंकि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो जो भी आपका डेटा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकली मशीन के ऊपर स्टोर होता है। सो हियर कॉन्सेप्ट इज ऑफ डेटाबेस इज दैट इट मीन्स देयर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, बहुत सारा डेटा है आपके पास, उस डेटा को आपने एक जगह पे रखा है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में रखा है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस। ठीक है, नाउ डेटाबेस आर मैनेज्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। ओके, तो जो भी आपका डेटाबेस होता है, बहुत सारा डेटा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में होता है, उसको मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है, उसी को कहा जाता है DBMS कहा जाता है। ठीक है, सो हियर प्राइमरी पर्पज ऑफ डेटाबेस इज टू स्टोर, रिट्राइव एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली। तो जो भी हमारा डेटाबेस होता है उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि सबसे पहला पर्पज़ होता है कि डेटा को स्टोर करना। स्टोर कैसे किया जाता है? स्टोर किया जाता है परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली। अब परसिस्टेंटली का मतलब क्या होता है? परमानेंट। क्योंकि अगर आपको कोई डेटा परमानेंटली स्टोर करना है, ओके, तो आपको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि डेटाबेस मेन फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे? टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करना। ठीक है, डेटा को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर करना है परमानेंटली। ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में स्टोर करना है, उसके बाद उसको रिट्राइव करना है। मतलब कोई भी डेटा हम स्टोर करके कोई मतलब नहीं, अगर उसको निकाल नहीं सकते तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? रिट्राइव करेंगे, ये एक डेटाबेस का पर्पज़ होता है। उसके बाद एंड मैनेज द डेटा इफिशिएंटली, डेटा को मैनेज करेंगे। डेटा को मैनेज करना मतलब क्या है कि वाट एवर थिंग इज रिक्वायर टू स्टोर, रिट्राइव और मेक अवेलेबल डेटा। तो सारी चीज़ें जो होती है डेटा के ऊपर, कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, डेटा की रिलायबिलिटी होती है, डेटा को मेंटेन किया जाता है, सारी चीज़ें डेटा को मैनेज, ये मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो जो भी आपका डेटा है उसको परसिस्टेंटली स्टोर किया जाता है, मतलब परमानेंटली एक लोकेशन पे, और उसको निकाला जाता है और उसको मैनेज किया जाता है। तो यही मेन पर्पज़ होता है डेटाबेस का। ठीक है, तो डेटा DBMS सिस्टम ये सारे
फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करती है, आपके पास बल्क ऑफ डेटा है उसके ऊपर ये ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। सो राइट नाउ database are used in various applications from banking system to online stores and crucial for managing a large amount of information in a structured way। तो डेटाबेस का यूज़ हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में करते हैं जहाँ पर भी आपको कुछ डेटा की परमानेंटली स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है और उस डेटा को निकाल के डिस्प्ले करना है या फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसकी जब ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम डेटाबेस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे डोमेन्स है, बहुत सारे अलग अलग डोमेन बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं हम, जिसके अंदर डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। कोई भी एप्लीकेशन जैसे बैंकिंग सिस्टम हो, ऑनलाइन स्टोर हो, हेल्थ केयर हो, स्पोर्ट्स हो, एनीथिंग जहाँ पर डेटा है और आपको डेटा को परमानेंट स्टोर करना है तो आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो नॉर्मली जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं जावा में या कोई भी लैंग्वेज में, तो जो भी हमारा डेटा होता है वो प्राइमरी मेमोरी लोकेशन मेन मेमोरी में होता है, तो वो उसके ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं, वो डिस्प्ले होता है। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद होता है या फिर टर्न ऑफ होता है या फिर एप्लीकेशन क्लोज होता है तो वो डेटा रिमूव हो जाता है। लेकिन हमें डेटा को एक परसिस्टेंट मतलब परमानेंटली स्टोर करना होता है, तो हम डेटाबेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वही हमें डेटा रिलेटेड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ DBMS डेटाबेस, ओके, और दीज आर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो सिंपली DBMS का मतलब ये है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा आर स्टोर्ड इन स्ट्रक्चरल वे, ओके, इन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, मतलब डेटाबेस और उस डेटा बेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज अ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे स्टोर ऑपरेशन है, रिट्राइव है, मैनेज डेटा है, ये DBMS करता है, ठीक है। सो जैसे कि मान लो कि अभी आपका डेटाबेस का अगर एग्जांपल आता है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक मेडिकल शॉप है हमारे पास, ठीक है। तो लाइक दिस यहाँ पे एक मेडिकल शॉप है। अब मेडिकल शॉप के अंदर बहुत सारे मेडिसिन होते हैं हमारे, ठीक है, लेकिन वो मेडिसिन हम कैसे भी नहीं रखते। जैसे हम कोई एक बोरी ले लिए और उसके अंदर मेडिसिन रखे, ऐसा नहीं होता। हम मेडिसिन को क्या करते हैं, एक रैक में रखते हैं, हर एक रैक को एक नंबर होता है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि हम जो मेडिसिन को रख रहे हैं वो मेडिसिन बाद में हमें निकालने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेडिसिन आप रैक में रखते हो, मतलब यहाँ पे ये जो स्टोर है आपका, यहाँ पे ये जो मेडिकल स्टोर है ये है आपका डेटाबेस, ये है आपका डेटाबेस, और उसके अंदर जो मेडिसिन रखा है वो आपका डेटा है, और मेडिसिन आपने ये रैक में रखा है, इसी को कहा जाता है स्ट्रक्चर, इसी को कहा जाता है स्ट्रक्चर। मतलब आप अपने डेटा को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में रखते हो ताकि वो डेटा प्रॉपर वे से हम बाहर निकाल सकें, ठीक है। तो बाहर निकालने के लिए पहले हमें उसको रखना पड़ेगा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। सो दिस इज मेन फीचर्स ऑफ द डेटाबेस, मतलब ये डेटाबेस का मेन फीचर होता है कि वो डेटा को स्ट्रक्चर में स्टोर करता है, और देयर इज ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, दैट्स अ डेटाबेस। एंड इस डेटा के ऊपर ऑपरेट करने वाला सिस्टम, जैसे डेटा को बाहर निकालना है, अंदर रखना है, या फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे आगे इसके फीचर्स देखेंगे, की फीचर ऑफ अ डेटाबेस। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी सिस्टम होता है उसके पहले फीचर्स देखना है, सिस्टम हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या टेक्नोलॉजी हो, हम उसकी फीचर्स आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि फीचर्स अगर पता है तभी आप उसके ऊपर एप्लीकेशन बना पाते हो, नहीं तो नहीं बना पाते, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक है फीचर एंड दूसरा है फंक्शनैलिटी, ओके। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीचर एंड फंक्शनैलिटी? कोई बता सकता है मुझे फीचर और फंक्शनैलिटी में क्या फ़र्क है? हेलो सर। हाँ, यस। सर फीचर मीन्स उसकी कुछ स्पेशलिटी, एंड फंक्शनैलिटी अटक गए ना? वो जिस पे काम करता है। ओके, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, ये डिफरेंशिएट होना चाहिए आपको। यस साहिल?
विपुल, साहिल, आर यू देयर? ठीक है, ओके। सो देखो, फीचर का मतलब क्या होता है, अब फंक्शनलिटी का मतलब क्या होता है। फंक्शनलिटी नथिंग बट अ स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टास्क। जो भी कोई स्पेसिफिक टास्क होता है उसको हम फंक्शनलिटी बोलते हैं। वो मेरी ये फंक्शनलिटी मतलब वो एक टास्क परफॉर्म करता है कुछ तो भी, ठीक है, उसके अंदर कुछ तो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फंक्शनलिटी है, ठीक है। अब वो फंक्शनलिटी चेंज नहीं होती, एक बार वो फंक्शनलिटी बनी तो बनी गई फंक्शनलिटी, ठीक है। अब फीचर का मतलब क्या होता है, फीचर आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, मैकेनिज्म टू क्रिएट अ फंक्शनलिटी। अगर आपको कोई फंक्शनलिटी बनानी है तो उसके लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके आप उस फंक्शनलिटी को बना सकते हो। तो यही होता है फीचर्स। तो जो भी फीचर डेटाबेस प्रोवाइड करता है तो हम उसका यूज करके एप्लीकेशन बनाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बनाते हैं भाई मतलब हम उसके अंदर फंक्शनलिटी बनाते हैं, और फंक्शनलिटी बनाने के लिए फीचर का इस्तेमाल होता है। विदाउट फीचर फंक्शनलिटी बनी नहीं सकते, क्योंकि फीचर प्रोवाइड करता है वे ईच एंड एवरीथिंग टू डेवलप द फंक्शनलिटी। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप होता है, हमारे फॉर लूप। अच्छा, फॉर लूप क्या है, एक वन काइंड ऑफ फीचर है। इस लूप का यूज करके हम अलग अलग फंक्शनलिटी बना सकते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन फीचर्स। सो राइट नाउ हियर अभी हमें देखना है डेटाबेस के फीचर्स के बारे में, ठीक है। अब डेटाबेस क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला फीचर प्रोवाइड करता है डेटा स्टोरेज। तो डेटाबेस का इस्तेमाल करके हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इफिशिएंटली स्टोरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत बड़ा डेटा है हमारे पास, बहुत बड़ा, वो इफिशिएंटली उसको स्टोर करता है। इफिशिएंटली मतलब क्या, इस मिनिमम टाइम और मिनिमम ड्यूरेशन में, मिनिमम स्पेस में उसको अरेंज करता है, मैनेज करता है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी डेटा हमें स्टोर करना है तो डेटाबेस का क्या करता है, ये फीचर प्रोवाइड करता है टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है ना। उसके बाद डेटा रिट्राइवल, ओके। अब दूसरा फीचर डेटाबेस प्रोवाइड करता है हमें डेटा रिट्राइवल, ओके। अब ये डेटा रिट्राइवल का मीनिंग क्या होता है, अलाउिंग यूजर एंड एप्लीकेशन टू रिट्राइव स्पेसिफिक डेटा क्विकली। जो भी डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं उस डेटा को हमें बाहर निकालना है तो चाहे वो यूज़र निकाल सकता है, फिर किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेटा को बाहर निकाल सकता है। इस तरह की फंक्शनलिटी प्रोवाइड की जाती है। मतलब इस तरह का जो फीचर्स है वो होता है डेटा रिट्राइवल फीचर्स, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड फीचर है डेटाबेस का डेटा मैनिपुलेशन। अब डेटा मैनिपुलेशन एक फीचर, हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, टू सपोर्टिंग ऑपरेशन लाइक एडिंग, अपडेट एंड डिलीटिंग अ डेटा। मतलब डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब डेटा के अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। मैनिपुलेशन का मतलब कुछ तो भी उसको चेंज कर रहे हैं। फिर क्या चेंजेस कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर हम डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके की डेटा को हम, इसी को कहा जाता है मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो इस तरीके की फीचर वो प्रोवाइड करता है कि आप डेटा, जो भी आपका डेटाबेस है इसके अंदर डेटा है, वो इस तरीके के ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डेटा इंटीग्रिटी। अब ये पॉइंट तो हर किसी के दिमाग से बाहर जाता है, बहुत लोग ये पढ़ते हैं डेटा इंटीग्रिटी बारे में, बट डेटा इंटीग्रिटी क्या है ये समझ में नहीं आता, ठीक है। अब एक फीचर है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि इंश्योरिंग डेटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। मतलब जो भी डेटा आप डेटा के बेस के अंदर सेव करने जा रहे हो वो डेटा एक्यूरेटली सेव किया जाता है, और कंसिस्टेंटली मतलब वो डेटा प्रॉपर वे से स्पेसिफिक रूल के हिसाब से आप रूल लगा सकते हो कि मुझे इसी टाइप का ही डेटा सेव करना है। डेटा को रूल लगा सकते हैं आप प्रॉपर डेटा इंसर्ट करने के लिए, और आपका डेटा जो कंसिस्टेंटली होता है, मतलब डेटा आपका उसके ऊपर एक्यूरेट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि डेटाबेस के अंदर आप आए कौन सा डेटा किधर भी रख रहे हो, नहीं। डेटा इंटीग्रेटर का मतलब क्या है कि आप एक रूल अप्लाई कर सकते हो डेटाबेस को कि आपको उसी रूल के हिसाब से डेटा उसके अंदर स्टोर होगा। जैसे मान लो कि मुझे स्टोर करना है नंबर, तो वहाँ पे नंबर ही स्टोर होगा, स्ट्रिंग नहीं स्टोर होगा। तो इस तरीके की जो भी फीचर्स होती है उसी को डेटा इंटीग्रिटी बोला जाता है। तो आगे जाके ये डेटा इंटीग्रिटी किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं डेटाबेस में, किस तरीके से इसके ऊपर कोडिंग किया जाता है, सारी चीज़ें हम आगे आगे देखेंगे, ओके। सो राइट नाउ उसके बाद सिक्योरिटी।
अभी सिक्योरिटी तो ये एक फंडामेंटल चीज़ बन गई है हर जगह पे, चाहे हमारे रियल लाइफ में हो या फिर कंप्यूटर सिस्टम में हो। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मली इट इज़ अनऑथोराइज एक्सेस। सॉरी, सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को अनऑथोराइज एक्सेस नहीं देना चाहते हो। ओके, मतलब जिस किसी को उसकी परमिशन नहीं है उसको परमिशन या फिर उसको अलाउ नहीं करना है, उसी को हम सिक्योरिटी बोलते हैं। हम किस चीज़ को सिक्योर कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? जिसको उसकी परमिशन नहीं है उसको चीज़ एक्सेस करने नहीं दे रहे, मतलब सिक्योर कर रहे हैं उसको। सो सेम हियर, डेटाबेस आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी आपका डेटा है वो किसी को भी एक्सेस नहीं होने देता है। जिसको परमिशन है, जो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, जिसको प्रॉपर ऑथराइजेशन है, वही उस डेटा को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल एक्सेस टू डाटा एंड इंश्योर डाटा प्राइवेसी। तो उस डेटाबेस ये जो फीचर, ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है आपको, जो कि डेटा को कंट्रोल करेगा, एक्सेस कंट्रोल करेगा, मतलब डेटा को एक्सेस करते वक्त कंट्रोल करेगा कि कौन एक्सेस कर सकता है इसको, ठीक है। एंड इंश्योर करता है डेटा प्राइवेसी, उससे आपकी डेटा प्राइवेसी मेंटेन हो इसकी वो क्या, इसलिए वो क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द डेटाबेस। So in an interview, they might be asked you the question, what is the feature of database, what is mean by data integrity. They may going to ask this question, okay, but you have to give answer like this way, okay. Okay, now so moving back, coming to the next point, that is called as a what is a PostgreSQL. अभी हमने डेटाबेस देखा, अभी हम देखेंगे SQL के बारे में, PostgreSQL के बारे में, क्योंकि हम गोलैंग के साथ पोस्टग्रेस पढ़ रहे हैं PostgreSQL, तो PostgreSQL के बारे में हमें पता करना है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये PostgreSQL, सो हियर PostgreSQL इज ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ORDBMS, नोन फॉर इट्स रोबस्टनेस, परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड कंप्लायंस, ठीक है। अब ये जो पोस्टग्रे, ये ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। अब ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ओके। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम डेटाबेस को मैनेज करता है, ओके। तो ये आपको प्रोग्रामेटिकली, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप डेटाबेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, उसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सॉफ्टवेयर के जरिए वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ करके हम डेटा को बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये ओपन सोर्स है, इसका मतलब क्या है कि ये सबके लिए फ्री है और इसका कोड सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी इसका कोड देख सकता है। ओपन सोर्स मतलब इसका कोड, सोर्स कोड ओपनली है, ठीक है। अब यहाँ पे इट इज़ ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस है, ओके। मतलब इस डेटाबेस का आप रिलेशनल और ऑब्जेक्ट्स दोनों के साथ इस डेटाबेस के अंदर डेटा सेव कर सकते हो। मतलब ये ऑब्जेक्ट को रिलेशनल, मतलब टेबल्स के अंदर डेटा को कन्वर्ट करके स्टोर करता है, डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी स्टोर करता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको ORDBMS भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पोस्टग्रे बहुत पावरफुल है, बहुत बड़ा है। MySQL इससे बहुत छोटा है, MySQL से बहुत बड़ा है, ठीक है। पोस्टग्रे के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी है और पोस्टग्रे की डिमांड मार्केट में बहुत सारी है, ठीक है। राइट नाउ इट डिज़ाइन to handle widely variety of workload from small single machine application to large internet facing application with many concurrent users। तो अब इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसको डिज़ाइन किया गया है टू हैंडल अ वाइड वेराइटी ऑफ वर्कलोड। बहुत बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़ा वर्कलोड होता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। फ्रॉम सिंगल मशीन एप्लीकेशन टू लार्ज इंटरनेट फेसिंग एप्लीकेशन विथ मेनी कंकरेंट यूजर। तो चाहे आप एप्लीकेशन सिंगल मशीन पे बनाओ या फिर कोई ऐसा नेटवर्क एप्लीकेशन बनाओ जहाँ पे बहुत सारे यूजर्स एक साथ एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, फिर भी वो सबको हैंडल करेगा, सबका डाटा मैनेज करेगा, सबको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो दीज आर द कैपेबिलिटी ऑफ द PostgreSQL, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे इसके की फीचर्स के बारे में। अब पोस्टग्रे क्या फीचर हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम उसका यूज़ करके कुछ एप्लीकेशन बना सकें, ओके। तो अभी ये फीचर्स क्या क्या है देखेंगे। तो सबसे पहला फीचर्स है स्टैंडर्ड कंप्लायंस, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कंप्लायंस का मतलब ये है कि अदर टू SQL स्टैंडर्ड इंश्योरिंग कंपेटेबिलिटी विद अदर SQL कंप्लायंस सिस्टम। तो ये एक इसका फीचर ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉलो करता है, SQL के स्टैंडर्ड फॉलो करता है, क्योंकि SQL एक
इंटरमीडिएट लैंग्वेज मानी जाती है, जो कि यूज़र और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में। तो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एसक्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है। तो एसक्यूएल को सपोर्ट करता है, जो भी कोई नई चीज़ आती है तो उसके स्टैंडर्ड होते हैं उसको सपोर्ट करता है ताकि वो चीज़ इसके साथ काम कर सके, ठीक है। सो दैट इज़ द वन काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ द पोस्टग्रेसक्यूएल। नाउ सेकंड, एक्सटेंसिबिलिटी। अब एक्सटेंसिबिलिटी मध्ये सपोर्ट कस्टम फंक्शन, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स एंड मोर, अलाउइंग यूजर टू एक्सटेंड द डाटाबेस कैपेबिलिटी। अब यहाँ पे एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी फंक्शनलिटी बढ़ा सकते हो, एग्जिस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके आप फंक्शनलिटी आपकी बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप डेटाबेस, ये जो पोस्टग्रेसक्यूएल है, इसके अंदर आप इसका यूज़ करके अलग अलग फंक्शनलिटी बना सकते हो, ठीक है, और इसकी कैपेबिलिटी जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे मानो कि सपोर्ट कस्टम फंक्शंस, यहाँ पे आप खुद के फंक्शंस बना सकते हो जो डेटाबेस के फंक्शन प्रोवाइड किए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार और मुझे कुछ इस फंक्शन चाहिए, तो आप खुद फंक्शन बना सकते हो, मतलब आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप्स है, ऑपरेटर्स एंड मोर, अलाउइंग यूजर टू एक्सटेंड द डेटाबेस कैपेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद का डेटा टाइप बना सकते हो, ऑपरेटर्स बना सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें आप कस्टमली बना सकते हो, ताकि आपका जो भी डेटाबेस है ये पोस्टग्रे, उसकी फंक्शनलिटी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये एक इसका बहुत बड़ा एक फीचर माना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिबिलिटी। राइट नाउ इसके बाद है एडवांस डेटा टाइप। अब एडवांस टाइप में क्या होता है, इट इंक्लूड सपोर्ट फॉर एरे, एच स्टोर, की वैल्यू पेयर स्टोर, जेसन एंड मोर। अब एडवांस डेटा टाइप ये बहुत बड़ा फीचर है इसका पोस्टग्रेसक्यूएल का। मतलब आप इसके अंदर डेटा एरे के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हो, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा होता है एरे, मतलब उसके फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हो, या फिर हैश स्टोर के एच स्टोर, हैश स्टोर में भी डेटा स्टोर कर सकते हो। मतलब आपका डेटा जो है यहाँ पे ये की वैल्यू पेयर में भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो नॉर्मली जो भी डाटा की वैल्यू पेयर में होता है, जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं, डिक्शनरी या फिर मैप कहते हैं उसको, तो इस तरह का जो भी डाटा है की वैल्यू पेयर में, वो भी हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद है जेसन, हम जेसन को भी स्टोर कर सकते हैं, ओके, एंड मेनी मोर, अदर बहुत कुछ चीज़ें इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेजेस इफ द पोस्टग्रेसक्यूएल समवन यूज, ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फीचर इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कॉन्क्यूरेंसी। अब कॉन्क्यूरेंसी ये एक बहुत बड़ा फीचर है, जहाँ पर आपको बहुत हाई लोडेड एप्लीकेशन और हाई स्केलेबल एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें काम करती है, उसी को कॉन्करेंसी बोला जाता है, ठीक है। मतलब एक रिसोर्स होता है और वो बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली करता है, मतलब कौन से कॉन्करेंसी। तो यहाँ पे कॉन्करेंसी में यूजर मल्टी वर्जन कंकरेंट कंट्रोल uses multi-version concurrency control MVCC to handle many simultaneous transactions without locking the database। तो ये पोस्टग्रे का एक बहुत बड़ा फीचर है, जिसके अंदर वो MVCC यूज करता है, मतलब मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल सिस्टम यूज करता है। मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके डेटाबेस में, मतलब एट अ टाइम बहुत सारे रिकॉर्ड जा रहे हैं, इंसर्ट डिलीट अपडेट बहुत कुछ हो रहा है एट अ टाइम। ये सारे ऑपरेशन साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली परफॉर्म करता है विदाउट लॉकिंग एनी डेटाबेस। किसी का ऑपरेशन स्टॉप करके काम नहीं करता है, सबका चालू रखता है, किसी को किसी के साथ दिक्कत नहीं आने देता है, और आपका डेटाबेस लॉक भी नहीं करता है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन करता है कंकरेंट ऑपरेशन को। तो कंकरेंसी बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करना होता है। तो कंकरेंसी रिलेटेड ये बेस्ट काम करता है, ठीक है। उसके बाद है इस रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। अब इसके ये जो पोस्टग्रेसक्यूएल है, ये आपको एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप उसके ऊपर ट्रस्ट रख सकते हो, रिलायबल डेटाबेस माना जाता है। एंड इंटीग्रिटी मतलब जो भी हमारा डेटा सिक्योर है, एक्यूरेट है, ये दो सारी चीज़ें, ये भी इसका एक फीचर है। सो इट प्रोवाइड फीचर लाइक एसिड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एसिड एक प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है ए फॉर एटोमिसिटी, C for consistency, I for isolation, and D for durability. So these are the acid properties that define the reliability of your transaction, ठीक है।
तो जो भी डेटा की हम रिलायबिलिटी कैसे मेंटेन करते हैं, ये एसिड प्रॉपर्टी से मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो हम आगे जाके एसिड के ऊपर डिटेल में देखेंगे कि एसिड प्रॉपर्टी क्या है, किस तरीके से वर्क होता है, और ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है 100%। ओके, 100% ये इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है एसिड प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ उसके बाद ये प्रोवाइड करता है कंप्लायंस, फॉरेन की, ज्वाइन व्यू, ट्रिगर, स्टोर प्रोसीजर। सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, फीचर्स है जो प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी रिलायबिलिटी और डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन की जाती है, ठीक है। तो आगे जाके हम सारी चीज़ें देखेंगे, शायद आपको इतना समझ में ना आए, लेकिन ट्राई करो जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है उसको समझने का। बाकी आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तो आपको इंटीग्रिटी क्या है पता चलेगा, किस तरीके से यूज़ होता है, रिलायबिलिटी क्या है, एसिड प्रॉपर्टी क्या है, each and everything you will get know, and one day you definitely become the master in PostgreSQL. Okay, so right now जैसे हमने देखा, जैसे सिक्योरिटी यही एक पार्ट होता है कि हम किसी को अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस नहीं देना चाहते, जिसको परमिशन नहीं उसको हम डेटा नहीं एक्सेस करने देते। यहाँ पे ऑफर रोबस्ट एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म एंड डेटा इंक्रिप्शन ऑप्शन। तो यहाँ पे जो भी आपका डेटा है एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है, मतलब डेटा को एक्सेस कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ पे कंट्रोल करता है वो किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के अंदर मतलब वहाँ पे चेकिंग किया जाता है कि जो भी सिस्टम उसको यूज़ करने जा रहा है यूज़र, सच में वो यूज़र उस चीज़ से बिलोंग करता है, सच में उस यूज़र वैलिड पर्सन है, ये चेक करने का मैकेनिज्म है, सेट करने का मैकेनिज्म है उसके अंदर। एंड डेटा इंक्रिप्शन ऑप्शन, मतलब आप अपना डेटा इंक्रिप्ट करके स्टोर कर सकते हो ताकि कोई भी डेवलपर उसको ना देख सके। जैसे देखो हमने व्हाट्सअप आप ओपन करते हो तो वहाँ पे आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब वो बोलता है कि आपका मैसेज हम भी नहीं पढ़ सकते, खुद व्हाट्सअप वाला भी नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि आपका डेटा सेंड होता है तब उसको इनक्रिप्ट करके जाता है और डेटाबेस में इनक्रिप्ट होके सेव होता है। तो डेवलपर भी उसको अगर डेटाबेस का देखा भी तो उसको इंक्रिप्शन कुछ तो भी अलग दिखता है, मतलब एक डेटा को कन्वर्ट किया जाता है एक अलग फॉर्म में जो कि फॉर्म पहचानने में नहीं आता है। तो वो डेटाबेस में डेवलपर भी देखेंगे डेटा को, बोलेंगे पता नहीं चलेगा क्या है। अब जब डेटा निकाला जाता है तो जब डेटा क्लाइंट के पास पहुंचता है, मतलब एप्लीकेशन में आता है, तो उसको वहाँ डिक्रिप्ट किया जाता है तो डायरेक्टली यूज़र को दिखता है। तो इस तरीके की जो भी डेटा हमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के ऑप्शंस होते हैं डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करने के, सो वो ऑपरेशन सारे क्या होता है, ये सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है आपके पोस्टग्रेसक्यूएल का, ठीक है। सो उसके आगे है कम्युनिटी सपोर्ट। तो यहाँ पे जो भी चीज़ कोई बनती है तो उस चीज़ का एक कम्युनिटी होना चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग उसके ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा वो सिस्टम रिलायबल बनेगा, बेहतरीन बनेगा और एक्यूरेसी मेंटेन होगी और उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे। तो पोस्टग्रे का बहुत बड़ा कम्युनिटी है, सो मेंटेन बाय द ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ अ डेवलपर एंड बैक्ड बाय एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट रिसोर्स। तो इसकी ग्लोबल कम्युनिटी है डेवलपर्स की और इनके पास इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है और रिसोर्स के लिए सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये मतलब आप कहीं अटक जाते हो तो ये सारी चीज़ें ये कम्युनिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये इसका बहुत सारा नॉलेज आप मार्केट में स्प्रेड है, बहुत सारे रिसोर्सेज है इसके जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फीचर है आपके पोस्टग्रे एसक्यूएल के, ठीक है। अब यहाँ पे नोट में लिखा है मैंने, पोस्टग्रे एसक्यूएल इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स वर्सटाइल रिलायबिलिटी एंड रिच फीचर सेट। तो यहाँ पे पोस्टग्रे का बहुत ज़्यादा यूज होता है बड़े बड़े इंडस्ट्री में, बड़े बड़े एप्लीकेशन में, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप करने में, बहुत बड़े एप्लीकेशन यहाँ पे बना सकते हो आप, क्योंकि पोस्टग्रे के अंदर वो सारे फीचर्स है, उसके अंदर वो रिलायबिलिटी है, वो वर्सेप्टेबिलिटी है, सारी चीज़ें, ताकि ये यूज़ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसकी। उसके बाद इट कैन बी यूज फॉर ट्रेडिशनल रिलेशनल डाटाबेस टास्क एंड मोर एडवांस। तो आप इसका सिंपल डेटाबेस टास्क के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बहुत एडवांस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एप्लीकेशन दैट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन। तो कुछ एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, और कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर होती है। सो थिंक अबाउट दैट हाउ मच स्कोप अवेलेबल इन अ पोस्टग्रे एसक्यूएल, और बहुत डिमांड है मार्केट में इसकी, बिकॉज डिमांड इसलिए है इट हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड दिस इज़ अ फ्री,
फ्री एंड ओपन सोर्स। दूसरा है ओरेकल, लेकिन ये बंदा पेड है, ये किसी को फोकट में नहीं देता है, पैसा ही लेता है, गूगल को भी नहीं छोड़ता है ठीक है, तो छोड़ दो पे। Sir, which is better, PostgreSQL or MySQL? इट्स इट्स डिपेंड ऑन योर नीड। अब देखो माई स्क्यूएल जो है, माई स्क्यूएल इज बिलो देन पोस्टग्रे, मतलब पोस्टग्रे बाप है, माई स्क्यूएल बच्चा है। ओके, माई स्क्यूएल के पास लिमिटेड फंक्शनैलिटी है, प्रोग्रेस के पास उससे ज़्यादा फंक्शनैलिटी है। अब बात ये होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट छोटी है तो माई स्क्यूएल यूज़ करो, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो माई स्क्यूएल के अंदर वो फीचर नहीं या फिर करने में दिक्कत आती है तो पोस्टग्रे पे वो स्विच हो जाओ, है ना। तो जैसे मान लो आपको पीछा करना है 80 सीसी इंजन का, तो आप 200 सीसी की बाइक क्यों लेना चाहते हो ऑब्वियसली ना तो यही होता है कि आपकी बाइक चलती है 80 या 90 की स्पीड में कभी कभी मैक्सिमम, तो फिर बड़ा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। दैट्स डिपेंड ऑन योर नीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही गलती करते हैं हमारे लाइफ में। हमारी गलती यही होती है कि हम फीचर देख के बड़ा से बड़ा देखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम रियलिटी इज़ व्हाट कि हमारी उतनी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अभी आईफोन कुछ लोग लेते हैं, अब आईफोन 1.5 लाख का लिया है 15 प्रो मैक्स, और उसमें इतने सारे फीचर्स है, बंदे को वो फीचर उतना यूज़ भी नहीं करता है। क्या करता है, यूट्यूब चलाता है, कैमरा चलाता है, व्हाट्सअप चलाता है और इंस्टा चलाता है, ख़त्म। इसके लिए आईफोन की कोई ज़रूरत है ही नहीं एम आई राइट। और ये सब दिखाने के लिए, झाँकियाँ मारने के लिए सिर्फ एप्पल का सिंबल लगाता है, बस इसके लिए उतना पैसा स्पेंड करता है। तो इससे डिपेंड ऑन योर नीड। अगर आपकी नीड उस तरीके की है तो आप 10 लाख भी स्पेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट्स डिपेंड ऑन अ नीड। तो बट पोस्टग्रे प्रोवाइड द मैक्सिमम फैसिलिटी बट इट ऑल्सो कंज्यूम द रिसोर्सेज। आपको छोटा काम करना है लेकिन पोस्टग्रे यूज़ करें तो उतना ज़्यादा रिसोर्सेज तो लेगा ना, है ना। तो इस तरीके से, ठीक है। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, database is a structured collection of data and Postgre is a powerful and versatile database management system used to manage the such data effectively। बस database क्या है, इस कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो भी आपका डेटा, बहुत सारा डेटा है एक स्ट्रक्चर में है, इसको डेटाबेस कहा जाता है। एंड पोस्टग्रे इज अ पावरफुल वर्सटाइल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है दैट यूज टू मैनेज द सच डाटा इफेक्टिवली। जो भी डेटाबेस है उसको मैनेज करता है पोस्टग्रे। सो दीज आर द एक्चुअली फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर, ये गलत है या ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है? No, sir, everything is fine. एवरीथिंग इज फाइन, ओके। साहिल, विपुल, विहास, आर यू देयर? Yes, sir. No problem, sir. ओके, फीडबैक देते रहो गाइस, फीडबैक। दीपक, समझ में आ रहा है दीपक? ओके, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे एसक्यूएल के बारे में, ठीक है। अब डेटाबेस पोस्टग्रे के बारे में इतना काफ़ी है, ज़्यादा भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने बताया दैट्स इनफ, ठीक है। अब देखेंगे हम एसक्यूएल, इट इज़ द इंट्रोडक्शन टू द एसक्यूएल, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द एसक्यूएल, ठीक है। तो एसक्यूएल इट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इसका जो लॉन्ग फॉर्म है उसी को स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहा जाता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग ए रिलेशनल डाटाबेस। तो ये जो एसक्यूएल है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। ये एक लैंग्वेज स्पेशली डिज़ाइन की गई है जो कि रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, ओके। तो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए मतलब क्या कि इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम जो भी हमारा डेटाबेस है रिलेशनल, उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ये भी कर सकते हो कि इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन यूज़र एंड डेटाबेस और एप्लीकेशन और डेटाबेस, क्योंकि जो भी हमारा डेटाबेस है यहाँ पे, ठीक है। पहले अगला पॉइंट देखेंगे, इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विथ एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन अ डेटाबेस। तो डेटाबेस के ऊपर अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो डेटाबेस को कोई भाषा दूसरी नहीं समझती है, उसको सिर्फ एसक्यूएल की भाषा समझती है। तो हम एसक्यूएल की लैंग्वेज में उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे इस तरीके से,
ये हमारा डेटाबेस है। तो इसके अंदर हमारा डेटा है। अब ये डेटाबेस के साथ बहुत सारी कैपेबिलिटी है, पावर है, सब कुछ काम करने की। और ये है यूज़र। अब यूज़र कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं ह्यूमन, या फिर कोई एप्लीकेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब ये है यूज़र। अब इस यूज़र को डेटाबेस से सर्विसेज लेनी है, मतलब डेटा को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, मैं डिलीट करना है, डेटा डिस्प्ले करना है, लेकिन ही कांट कम्युनिकेट टू द डेटाबेस। फिर इसको कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए, इसको चाहिए एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड एज SQL। इसी को कहा जाता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। फिर यूज़र क्या करेगा, अपनी क्यूरी इसको बोलेगा, भाई ऐसा ऐसा करना है, और इस लैंग्वेज ये फिर डेटाबेस को समझाएगी, और डेटाबेस फिर इसको अंडरस्टैंड करके आपको रिजल्ट दे देगा इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से जो काम होता है दैट इज कॉल्ड एज SQL। तो डेटाबेस जो भी होता है, डेटाबेस को हैंडल करने के लिए SQL की ज़रूरत होती है, बिकॉज विदाउट SQL हम डेटाबेस को ऑपरेट नहीं कर सकते, उसकी फंक्शनलिटी, उसकी सर्विसेज नहीं यूज कर सकते, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू यूज द सर्विसेज ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, so you need to learn the SQL language, because this is a language supported by the database to get commands, queries from the user and provide the service according to that, ठीक है। अब ये जो SQL है ये काम करता है सिर्फ एंड सिर्फ RDBMS पे, RDMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करता है। जो भी डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस होता है उसी के ऊपर ही काम करता है, मतलब वही उसको सपोर्ट करता है। अभी RDBMS क्या है ये आगे देखेंगे, ठीक है। सो नाउ आगे देखेंगे, SQL इज एसेंशियली फॉर टास्क सच एज क्यूरिंग अ डेटा, अपडेटिंग रिकॉर्ड एंड मैनेज द डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो SQL का मेन टास्क ये होता है कि जो भी हमारा डेटाबेस होता है, डेटाबेस को कुछ कमांड दे के, क्यूरी कमांड को क्यूरी कहा जाता है, डेटाबेस को हम कुछ कमांड या क्यूरी देके डेटा को निकाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, ये बहुत सारे काम उसके ज़रिए हम कर सकते हैं, जो कि इनफ है हमारे लिए, रिक्वायर है हमारे लिए। जो डेटा यूज़र से लेना, डेटाबेस के अंदर रखना, और डेटाबेस से डेटा यूज़र तक लाने के लिए जितने भी टास्क होते हैं, अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, SQL के थ्रू, SQL के द्वारा किए जाते हैं। सेकेंड थिंग, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, मतलब एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेटाबेस को कमांड भेजनी है, और उस कमांड का यूज़ करके डेटाबेस उसको डेटा देगा, तो वो कमांड सिर्फ SQL के थ्रू ही वो भेज सकता है। लेकिन ये किसके केस में है, अगर वो डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस है, क्योंकि रिलेशनल एक मॉडल है, डेटाबेस का मॉडल है। तो रिलेशनल डेटाबेस जो भी है उसी के ऊपर ही SQL काम करता है। तो इसलिए हमें SQL सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विदाउट SQL वी कांट डू एनीथिंग विद द रिलेशनल डेटाबेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द SQL। ओके, सो राइट नाउ की फीचर ऑफ SQL। अब SQL क्या फीचर प्रोवाइड करता है, दैट थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब SQL की फीचर प्रोवाइड करता है, इट इज अ डेटा क्यूरी। अब डेटा क्यूरी का मतलब क्या है, रिट्राइव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल यूजिंग अ कमांड्स लाइक सेलेक्ट। तो डेटा के लिए क्वेरी आप भेज सकते हो डेटाबेस को कि भाई हमें ये डेटा चाहिए। ओके, तो डेटाबेस को क्वेरी भेजो, डेटाबेस उस क्वेरी के हिसाब से आपको डेटा देगा, ठीक है। तो आप उसका यूज करके आप डेटाबेस को क्वेरी भेज सकते हो डेटा के लिए, डेटा रिट्राइव करने के लिए। सेकंड फीचर इसका डेटा मैनिपुलेशन। अब डेटा को मैनिपुलेट करना है आपको, मतलब क्या करना है, डेटा को ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या फिर डेटा को इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इस सारे ऑपरेशन को कहा जाता है डेटा मैनिपुलेशन। तो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए SQL का यूज़ होता है, और इसके लिए फीचर प्रोवाइड करता है आपको डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है डेटा डेफिनेशन। अब डेटा डेफिनेशन में क्या होता है, डिफाइन एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा ऑब्जेक्ट लाइक डाटाबेस यूजिंग क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप कमांड। मतलब जो भी आप डेटा स्टोर करने जा रहे हैं डेटाबेस में, तो डेटा स्टोर करने का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम मेडिकल शॉप में मेडिसिन रखते हैं तो ये रैक के अंदर रखते हैं, कोई अलमारी के अंदर रखता है, वो रैक अलमारी क्या है, दैट इज अ स्ट्रक्चर। तो वैसे जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं हमारे RDBMS में, तो डेटा हमारा टेबल में स्टोर होता है। तो जो भी स्ट्रक्चर बनता है, टेबल्स, डेटाबेस, स्कीमा, ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है डेफिनेशन ऑफ डेटा। ओके, तो आप उस डेफिनेशन को क्या कर सकते हो, डेटा के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब उसको क्या क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, ड्रॉप मतलब डिलीट कर सकते हो। आप डेटा का स्ट्रक्चर बना सकते हो यूजिंग टेबल, स्कीमा, उसके बाद डेटाबेस,
तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। दैट फीचर इज नथिंग बट द डेटा डेफिनेशन। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन की बात आती है तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आप उसके स्ट्रक्चर और उसके टाइप की बात कर रहे हो। डेफिनेशन ऑफ डेटा मतलब क्या है कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका टाइप क्या है, डेटा के रिलेटेड जिस इंफॉर्मेशन है वो होती है डेफिनेशन। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द डेटा डेफिनेशन। राइट नाउ डेटा कंट्रोल। अब डेटा कंट्रोल फीचर में क्या आता है, मैनेज एक्सेस परमिशन एंड यूजर प्रिविलेज विद द ग्रांट एंड रिवोक कमांड। सो एसक्यूएल कुछ कमांड प्रोवाइड करता है, उस कमांड से हम किसी यूज़र को ग्रांट कर सकते हैं, मतलब उसको परमिशन दे सकते हैं कि आप इस टेबल को एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप टेबल पे इंसर्ट कर सकते हो, या फिर डिलीट नहीं कर सकते, या फिर सिर्फ टेबल को रीड ही कर सकते हो। तो इस तरीके के जो एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड किए जाते हैं एसक्यूएल के थ्रू भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एसक्यूएल ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। माने कि कंपनी के अंदर 2 लोग हैं, तो एक मैं एडमिन है, उसको उसके डेटाबेस है, उसको लगता है कि इस टेबल का डेटा सिर्फ उसका क्लर्क देख सकता है, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकता, तो वो परमिशन लगा के देगा, और वो परमिशन अगर सेट हो गई तो फिर वो चेंज नहीं कर पाएगा, सिर्फ डेटा को देख पाएगा। तो ये करने के लिए उसकी कमांड यूज़ करता है ग्रांट एंड रिवोक कमांड। तो यहाँ पे ग्रांट और रिवोक कमांड के बारे में आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। दीज आर द मेन कमांड। तो ये ग्रांट एंड रिवोक कमांड का इस्तेमाल करके डेटा प्रिविलेज एंड एक्सेस परमिशन के ऊपर मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है एसक्यूएल फॉर डेटा कंट्रोल के लिए। ठीक है, उसके बाद है ट्रांजैक्शन कंट्रोल। एंश्योर डाटा इंटीग्रिटी बाय ग्रुपिंग एसक्यूएल ऑपरेशन इनटू ट्रांजैक्शन यूजिंग बिगिन, कमेंट एंड रोल बैक। तो आपका डेटाबेस के साथ ट्रांजैक्शन होता है, मतलब क्या कि एट अ टाइम आप डेटाबेस के अंदर कुछ इंसर्ट या फिर उससे कुछ ले रहे हो या फिर दे रहे हो उसको, उसी को ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो ट्रांजैक्शन मतलब लेना देना होता है। तो मैं डेटाबेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि एट अ टाइम डेटाबेस के अंदर क्या हम दे रहे हैं या फिर उससे कुछ ले रहे हैं, इसी को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। फिर ट्रांजैक्शन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि मान लो कि साइमल्टेनियसली एक ही बार में आप 10 ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब 10 स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, और उसमें से अगर कोई एक स्टेटमेंट फेल होता है तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट फेल होने चाहिए, पार्शियली डेटा नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके का जो भी होता है उसी को ट्रांजैक्शन कंट्रोल कहा जाता है। तो ये आपको आगे है ट्रांजैक्शन वगैरह हम लेंगे। ट्रांजैक्शन में आता है बिगिन ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कमिट एंड रोल बैक। ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, बिगिन मीन्स स्टार्ट होता है, कमिट का मतलब क्या होता है ट्रांजैक्शन सक्सेस, मतलब डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है, और रोल बैक मतलब अगर एक भी रिकॉर्ड फेल होता है तो सारा डेटा क्या होता है और रोल बैक होता है। रोल बैक मतलब क्या कि इंसर्ट नहीं होता है, ओल्ड पोजीशन में आता है। ओल्ड पोजीशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फीचर्स है एसक्यूएल प्रोवाइड करता है, और दिस फीचर इज़ वेरी मस्ट। हमें इस फीचर के ऊपर ही काम करना है, इसके ऊपर हम बेहतर तरीके से काम करें तो वी आर बिकम द मास्टर इन एसक्यूएल एंड देयर विल बी द नो चांस टू फेल इन एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। ओके, तो कुछ आगे जाने से पहले यहीं पे रोड मैप है, सब यहाँ पे सब मैप है, यहाँ पे जितना यहाँ पे दिया है सारी फीचर को अब डीप में देखना है, सब चीज़ें आराम से आएंगे। मेन मतलब ये कॉन्सेप्ट है, जैसे मैनिपुलेशन क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल क्या है, डेटा कंट्रोल क्या है, ये कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको कॉन्सेप्ट पता नहीं होते, इसलिए सिर्फ क्यूरी पे फोकस देते हैं, रट्टा मारना क्यूरी, उतना मत करो। आप कॉन्सेप्ट को समझो, ये क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ आइडिया बिहाइंड दैट, फिर आप इसके ऊपर अच्छी तरह से काम कर सकते हो। ठीक है, सो दिस थिंग यू शुड कीप रिमेंबर। अभी थोड़ा सा एसक्यूएल की अगर बात करें एसक्यूएल की, तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री दी है मैंने एसक्यूएल की। हिस्ट्री में यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज अर्ली 1907 में आईबीएम रिसर्च ने नोटेबली एडगर या बूम, बहुत सारे लोग हैं। तो ये आप थ्योरी पढ़ के देखो कि क्या क्या हुआ है क्या है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच दिस कॉन्सेप्ट टू यू बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ एसक्यूएल के बारे में लिखा है कि वो किसने बनाया है, कब बनाया है, सन कौन से ईयर में बनाया गया है, फिर इसका इवैल्यूएशन कैसा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको पढ़ के भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई ऐसा लेक्चर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये आप करो, मैं आपको हियर लिखता हूँ सेल्फ लर्न। ओके, सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे
इंट्रोडक्शन टू RDBMS। ओके, अभी ये हमारा मेन कंसर्न है, दिस इज अ मेन कंसर्न। तो देखो DBMS और RDBMS बोथ आर द डिफरेंट टीम। DBMS का मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, लेकिन RDBMS मतलब सिस्टम ही है, लेकिन वो किस मॉडल पे काम करता है। तो डेटाबेस के मॉडल बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल है, हायरार्चिकल मॉडल है, उसके बाद RDBMS मॉडल है, ऐसे बहुत सारे, अभी मुझे याद नहीं है लेकिन 5-6 मॉडल है। तो हर एक डेटाबेस अलग अलग मॉडल पे काम करता है, तो उसमें से एक RDBMS। अब ये जो मॉडल है, ये मॉडल सपोर्ट करता है PostgreSQL। PostgreSQL इसको सपोर्ट करता है, तो इसलिए हमें ये RDBMS पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ RDBMS। तो RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसी को कहा जाता है RDBMS, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट स्टोर डाटा इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट यूजिंग रो एंड कॉलम। तो ये जो RDBMS जो भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है, ये क्या करता है, जो भी आपका डेटा है उसको स्ट्रक्चर में सेव करता है। और स्ट्रक्चर क्या होता है, रोज कॉलम, मतलब इस तरीके का एक टेबल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये डेटा टेबल के अंदर स्टोर करता है। तो इस तरीके का जो आपका एक टेबल बनाता है, उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और डेटा आपका ये रोज एंड कॉलम्स में स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रो है, दिस इज अ रो, इसी को कहा जाता है रिकॉर्ड। और ये जो कॉलम है C1, C2, C3, इसी को कहा जाता है फील्ड। और आपका डेटा इसके अंदर, जैसे यहाँ पे डेटा का नाम होता है, जैसे ये ID है, यहाँ पे नेम है, ये क्या हो गई, इसकी फील्ड हो गई, नेम फील्ड हो गई, ID फील्ड हो गई, सिटी फील्ड हो गई। और ID है 2, नेम ABC एंड सिटी पुणे। तो आपका डेटा इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है, मतलब आपका डेटा रोज एंड कॉलम में स्टोर करता है। तो इस तरीके का जो भी सिस्टम होता है उसी को RDBMS डाटाबेस सिस्टम बोलते हैं। तो RDBMS डाटाबेस सिस्टम आपके डेटा को स्ट्रक्चर में सेव करता है, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका टेबल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर रोज एंड कॉलम में आपका डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ RDBMS, ठीक है। नाउ आगे देखेंगे, और इट इज़ ए बेस ऑन रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस बाय ईगर यब कॉड। अभी उसने ये मॉडल बनाया है रिलेशनल मॉडल, ये उसका फाउंडर है या फिर ऑथर है जिसने इन्वेंट किया है, इसके मॉडल पे ये सिस्टम बनाया गया है। द RDBMS अलाउ यूजर टू क्रिएट, अपडेट, मैनेज एंड रिट्रीव डेटा इफिशिएंटली व्हाइल मेंटेनिंग डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। तो सेम पर्पज़ है, RDBMS आपका डेटा स्टोर करता है, अपडेट करता है, मैनेज करता है, डेटा को रिट्राइव भी करता है इफिशिएंटली, और उसको मेंटेन करता है डेटा की एक्यूरेसी, डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा की सिक्योरिटी भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ RDBMS में होती है। तो RDBMS जो होता है वो एक मॉडल है, उस मॉडल को बहुत सारे डेटाबेस में इम्प्लीमेंट किया है। जैसे RDBMS सिस्टम अगर बात करें तो ओरेकल है, PostgreSQL है, MySQL है, तो बहुत सारे डेटाबेस सिस्टम है जिसने इस RDBMS मॉडल को इम्प्लीमेंट किया है। तो RDBMS एक मॉडल है, ठीक है। उस मॉडल का यूज़, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली सिस्टम अलग अलग है, जैसे ओरेकल है, MySQL है, जैसे लिनक्स एक कर्नल है, लेकिन लिनक्स का यूज़ करके एंड्रॉयड बना है, लिनक्स का यूज़ करके उबंटू बना है, लिनक्स कर्नल का यूज़ करके CentOS बनी है। तो इस तरीके से ये RDBMS एक मॉडल है जिसका यूज़ करके अपनी खुद की डेटाबेस सिस्टम बनाई गई है, लेकिन इसके रूल के हिसाब से। तो उसमें से वन ऑफ द वन इज द PostgreSQL, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे इसका की फीचर ऑफ RDBMS। तो फीचर तो वही हर जगह पे फीचर ही है, फीचर है तभी है, फीचर नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब RDBMS क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है। पहला है स्ट्रक्चर डाटा स्टोरेज। तो इसमें डाटा is organized into a table which consists of rows and columns। तो जो भी आपका डेटा है सबसे पहले भेज के वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में स्टोर करता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी डेटा लिया और एक जगह पे रख दिया, जैसे बहुत सारे टैबलेट लिए और एक बोरी में रख के फेंक दिए, वो वेयर हाउस हो गया। डेटाबेस और वेयर हाउस में भी डिफरेंस है। वेयर हाउस के अंदर बहुत सारी चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड होती है, पर डेटाबेस में सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में होती है, मतलब जो भी चीज़ आप डेटा रखते हो वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो यहाँ पे रिलेशनल डाटाबेस आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज।
मतलब जो भी आपका डेटा है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में ही स्टोर होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टेबल। इट विल फॉलो द टेबल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर रोज होते हैं उसको रिकॉर्ड कहा जाता है, और कॉलम्स होते हैं उसी को फील्ड कहा जाता है। ठीक है। नाउ सेकंड है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा थ्रू कंस्टेंट लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की एंड यूनिक कंस्टेंट। तो इसके अंदर डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन की वाली होती है, मतलब आपका डेटा एक्यूरेटली स्टोर किया जाता है, और वही डेटा एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि आप कुछ रूल लगा सकते हो टेबल पे कि इस टेबल के अंदर, इस फील्ड के अंदर इसी टाइप का डेटा स्टोर होगा, यही डेटा स्टोर होगा। तो ये जो रूल लगाते हैं, ये रूल लगाते हैं हम यूजिंग अ कंस्टेंट। तो कंस्टेंट विथ नथिंग बट द सम काइंड ऑफ रूल्स अप्लाई टू द टेबल। प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक कंस्टेंट, तो ये अलग अलग तरीके के रूल्स है। ये रूल लगाते हैं हम टेबल को ताकि हमारा डेटा इसी रूल के अकॉर्डिंग ही स्टोर हो सके, ताकि ये हमारी डेटा की एक्यूरेसी मेंटेन होती है। ऐसा नहीं कि हमने टेबल बनाया और कौन सा भी डेटा उसके अंदर फेंक दे रहे, नहीं, हम जो रूल लगाएंगे उसी रूल के हिसाब से डेटा उसके अंदर स्टोर होगा, और दैट इज कॉल्ड एज द डेटा इंटीग्रिटी। आपने बहुत बार सुना होगा डेटा इंटीग्रिटी के बारे में। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। ठीक है। सो नाउ उसके बाद इट प्रोवाइड द एसिड प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने पहले बोला था, सपोर्ट एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी टू इंश्योर रिलायबिलिटी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। सो एसिड एक प्रॉपर्टी है। ये एसिड प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी है, जिसे को हम एटोमिसिटी बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ये 4 प्रॉपर्टी ही डिफाइन करते हैं कि आपका डेटाबेस सिस्टम कितना अच्छी तरीके से रिलायबली आपके ट्रांजैक्शन को मेंटेन करता है। ट्रांजैक्शन का मतलब कि आपका डेटा डेटाबेस के अंदर जब रखते हैं तो डेटा रखने तक जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस किस तरीके से मेंटेन करता है, ताकि आपका डेटा सेफली अंदर रख सके और बाहर सेफली निकाल सके। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी से डिफाइन होता है कि आपका डेटा कितना ये है, मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्शन हैंडल करता है। ठीक है, आगे जाके देखेंगे ये क्या है। तो दिस इज कॉल्ड एज एसिड प्रॉपर्टी। नाउ एसक्यूएल सपोर्ट, ये एक फीचर है। यूटिलाइज सपोर्ट, यूटिलाइज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज फॉर क्यूरी एंड मैनेजिंग द डेटा। अब ये जो आरडीबी में जो मॉडल होता है, सिस्टम होता है, ये ऑलवेज एसक्यूएल को सपोर्ट करता है, मतलब एसक्यूएल की क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है और उसकी क्यूरी के हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो भी आरडीबी सिस्टम है वो एसक्यूएल सपोर्ट करता है, इसलिए उसको एसक्यूएल डेटाबेस कहा जाता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस जो होता है वो एसक्यूएल को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये एसक्यूएल को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो जो भी आरडीबीएमएस होते हैं, आरडीबीएमएस मॉडल इज ऑलवेज सपोर्टिंग द एसक्यूएल, दैट्स व्हाई इट इज एसक्यूएल डेटाबेस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद इसका फीचर है रिलेशनशिप। ओके, अलाउ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल यूजिंग अ फॉरेन की, enabling a complex query and data analysis। अब ये 2 टेबल के या फिर मल्टीपल टेबल के बीच रिलेशन क्रिएट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक टेबल दूसरे टेबल के रिकॉर्ड का रेफरेंस स्टोर करके रखता है, तो दोनों के बीच एक कनेक्शन बनता है, मतलब एक की वजह से दूसरे को फाइंड आउट कर सकता है। तो मल्टीपल आपका डेटा जो होता है आपके एप्लीकेशन में मल्टीपल टेबल के अंदर आपको रखना पड़ता है। फिर कौन सा रिकॉर्ड कौन से टेबल के रिकॉर्ड से बिलोंग करता है ये समझने के लिए आपको उसको लिंक करना पड़ता है, और दैट लिंकिंग इज नथिंग बट द रिलेशनशिप। ओके, फिर ये रिलेशनशिप किस तरीके से मैनेज होती है, यूजिंग द फॉरेन की। फॉरेन की कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जो कि एक टेबल का रिकॉर्ड का रेफरेंस स्टोर करके रखता है उसके प्राइमरी की का। उसके बाद इनेबलिंग कॉम्प्लेक्स क्यूरी एंड डेटा एनालिसिस, मतलब आपके डेटा और प्रोसेसिंग के लिए आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स क्यूरी करनी पड़ती है डेटाबेस के अंदर। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स क्यूरी के थ्रू डेटा को प्रोसेस करके निकालना पड़ता है, या फिर डेटा को इंसर्ट उसके ऊपर ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद मल्टीपल टेबल एक दूसरे के साथ जोड़ के सबके ऊपर ऑपरेशन करके कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर सकते हो आप। एंड डेटा एनालिसिस, आप मल्टीपल टेबल का डेटा कंबाइन करके उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। दिस काइंड ऑफ द फीचर इज नथिंग बट द रिलेशनशिप। तो ये एक फीचर आरडीबीएमएस आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है।
अब RDBMS का दूसरा इस कंक्यूरेंसी कंट्रोल। तो पहले भी हमने बोला था कंक्यूरेंसी मतलब साइमल्टेनियसली टास्क होते हैं उसको कंट्रोल करता है, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से टास्क को कंप्लीट कर देता है। जैसे कि मैनेजिंग ए साइमल्टेनियस डाटा एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर थ्रू द मैकेनिज्म लाइक लॉकिंग एंड ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल। तो जैसे मान लो आपकी एक वेबसाइट है, जैसे अभी लाड़की बहन योजना आई है महाराष्ट्र में, 1500 रुपये मिल रहे, तो लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो एट अ टाइम हज़ारों लाखों यूज़र फॉर्म भरे, मतलब सबका डेटा एक ही टाइम में डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है। तो देखो वहाँ पे कि कितने सारे ऑपरेशन पर सेकंड साइमल्टेनियसली डेटाबेस के अंदर हो रहे हैं एक ही टेबल के अंदर। तो इसी को कहा जाता है कॉन्करेंसी। अभी कॉन्करेंसी ऑपरेशन जो हो रहे हैं डेटाबेस के अंदर, ये सारे ऑपरेशन आइसोलेशन में, आइसोलेशन लेवल पे परफॉर्म करता है। आइसोलेशन का मतलब कि सारे ऑपरेशन अपने अपने तरीके से सेपरेटली एग्जीक्यूट होंगे, एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं होंगे, उसी को आइसोलेशन कहा जाता है। तो ये जो कंकरेंसी कंट्रोल किया जाता है, जैसे लॉकिंग सिस्टम यूज़ करता है, ट्रांजेक्शन आइसोलेशन यूज़ करता है, ये मैकेनिज्म है। तो लॉकिंग का मैकेनिज्म ये होता है कि एक टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब एक रिसोर्स है आपके पास, शेयर्ड रिसोर्स है, मतलब उसको मल्टीपल प्रोसेस के साथ शेयर किया जा रहा है, तो एट ए टाइम एक ही प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकती है। जब तक वो प्रोसेस का काम ख़त्म नहीं होता, उस रिसोर्स को रिलीज नहीं करती, तब तक वो रिसोर्स को लॉक किया जाता है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द लॉकिंग। ओके, तो लॉकिंग कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर है, कंकरेंसी कंट्रोल भी ये प्रोवाइड करता है, जो कि आपके सारे मल्टीपल साइमल्टेनियस डाटा एक्सेस ऑपरेशन हो रहे डेटाबेस के ऊपर वो प्रॉपर वे से हो सके, एक दूसरे के साथ कोलैप्स ना हो सके, और बेटर तरीके से आपका सिस्टम एक स्केलेबल तरीके से काम कर सके। तो these are the one kind of feature provided by the RDBMS. Now security, already I told you about the security, provide the access control feature to restrict your data access to authorized user. तो जो ऑथराइज यूज़र है उसी को ही एक्सेस प्रोवाइड करेगा, किसी को भी डाटा नहीं देगा। मैं तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई भी आया और डेटा निकाल के ले जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। नाउ स्केलेबिलिटी, capable of handling a large amount of volume of data and scaling to accommodate the increased load. तो scalability का मतलब ये होता है कि मेरे पास कितना भी लोड काम का आ जाए, फिर भी मैं क्या करूँगा, मेरे पास जितने रिसोर्स है उसका प्रॉपर वे से यूज़ करके सारा लोड एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से आउटपुट दूंगा सबको, उसी को स्केलेबिलिटी कहा जाता है। तो जितना भी लोड आता है तो वो लोड को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि मान लो मेरे सिस्टम के अंदर 32 सिस्टम है मेरे पास, मेरे सिस्टम के अंदर 32 GB रैम है। अभी मेरा एप्लीकेशन चल रहा है तो अभी 4 GB रैम ही यूज़ कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर लोड आया बहुत सारा, तो ये क्या करेगा, खुद का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और 32 GB में से यूटिलाइज करेगा। मतलब ये उसको क्या कर रहा है, स्केलेबल बना रहा है, मतलब ये खुद को लोड हैंडल करने के लायक बना रहा है। और लोड हैंडल करने के लिए दो ही चीज़ चाहिए, नंबर 1 मेमोरी और नंबर 2 प्रोसेसर। इसी दो ही चीज़ पे लोड हैंडल होता है, और बाकी के जो लगने वाले रिसोर्सेस होते हैं जो क्या क्या चाहिए, तो जितने भी इसको रिसोर्सेज चाहिए वो सिस्टम से उठाएगा, लोड हैंडल करेगा और यूज़र को प्रॉपर वे से सर्विस देगा। तो इस तरीके का जो भी काम होता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलेबिलिटी, और दीज आर द वन काइंड ऑफ फीचर ऑफ द RDBMS। ठीक है। नाउ अभी कॉमन एग्जांपल ऑफ RDBMS सिस्टम, अब RDBMS सिस्टम कौन से है उसके एग्जांपल हम देखेंगे, क्योंकि RDBMS एक मॉडल है। ठीक है, ये एक मॉडल है, ये मॉडल का स्पेसिफिकेशन है और इसको अलग अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम के द्वारा इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले MySQL है। MySQL एक ओपन सोर्स RDBMS वाइजली फॉर द वेब एप्लीकेशन। MySQL एक RDBMS सिस्टम है जो कि RDBMS को ही फॉलो करता है, ये एक डाटाबेस सिस्टम है। उसके बाद है PostgreSQL एंड ओपन सोर्स RDBMS नोन फॉर इट्स एडवांस फीचर एंड कंप्लायंस विद SQL स्टैंडर्ड। पोस्टग्रे भी क्या है, एक MySQL RDBMS सिस्टम है, मतलब ये RDBMS को इसने इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद है Oracle proprietary DBMS नोन फॉर इट्स रोबस्टनेस एंड एक्सटेंसिव फीचर सेट। तो Oracle है, ये प्रॉपराइटरी है, पैसा मांगता है, ये देता है फीचर लेकिन पैसा मांगता है। ओके, तो Oracle भी RDBMS सिस्टम है, उसी के मॉडल पे Oracle काम करता है। Microsoft SQL Server, it is also RDBMS, a proprietary RDBMS developed by Microsoft, open user in a enterprise environment। तो जो भी बड़े बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क एप्लीकेशन होते हैं, जो एप्लीकेशन और दी वेब फैला हुआ होता है, उसी को एंटरप्राइज एप्लीकेशन कहा जाता है।
उस टाइप के एप्लीकेशन बड़े बड़े मैनेज करने के लिए एक प्रॉपराइटरी डेटाबेस सिस्टम है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की है, और वो फ्री नहीं, पेड है, तो एसक्यूएल सर्वर बोला जाता है। तो ये भी क्या है, आरडीबीएमएस मॉडल पे ही काम करता है, ठीक है। उसके बाद एसक्यूएल लाइट वेट फाइल बेस्ड आरडीबीएमएस कॉमन यूज इन एम्बेडेड सिस्टम एंड मोबाइल एप्लीकेशन। अब एसक्यूएल लाइट एक डेटाबेस सिस्टम है, ये भी आरडीबीएमएस फॉलो करता है, लेकिन ये फाइल बेस्ड आरडीबीएमएस सिस्टम है, मतलब इसका जो डेटा है वो फाइल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अब ये लाइट वेट है, इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि एम्बेडेड सिस्टम जो होती है, जो कि छोटे छोटे डिवाइस पे रन होने वाले एक सिस्टम होती है स्पेसिफिक एम्बेडेड, जहाँ पे बहुत छोटी मेमोरी और छोटा प्रोसेसर होता है, माइक्रो कंट्रोलर। और सेकंड होता है मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे कि एंड्रॉयड यूज करता है एसक्यूएल लाइट। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर एसक्यूएल लाइट का यूज़ किया जाता है, बहुत सारा डेटाबेस एसक्यूएल लाइट का यूज़ करके बनाया जाता है एंड्रॉयड ऐप के अंदर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आरडीबीएमएस। इसको छोड़ के और भी बहुत आरडीबीएमएस सिस्टम है, बट यू कैन लर्न फ्रॉम द इंटरनेट। अभी मैंने तो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। अब नाउ कमिंग बैक टू द फाइनल पॉइंट, दैट इज द बेनिफिट ऑफ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं, इसका बेनिफिट, ये बेनिफिट समझ में आए तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो किसी अदर डेटाबेस के साथ। पहला बेनिफिट है इसका डेटा इंटीग्रिटी, ये आपने पढ़ा है, डेटा एक्यूरेसी के लिए प्रॉपर वे से जो डेटा चाहिए वही उसके अंदर आएगा। स्ट्रक्चर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, एसक्यूएल सपोर्ट है, डेटा सिक्योरिटी है, एसेट प्रॉपर्टी है, रिलेशनशिप है, कंकरेंसी कंट्रोल, स्केलेबिलिटी, जो सारे फीचर हमने देखे हैं वही उसके बेनिफिट है। बैकअप एंड रिकवरी, तो आपका डेटा जो है उसका बैकअप आप किया जाता है, मतलब डेटा की कॉपीज़ बनाई जाती है। अगर आपका डेटा लॉस भी होता तो आप उसको बैकअप निकाल के कहीं और उस डेटा को शिफ्ट कर सकते हो। रिकवरी का मतलब ये होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ अ डेटा, मतलब एनी सिचुएशन, कुछ प्रॉब्लम आए फिर भी आप डेटा को अवेलेबल करके देते हो, दैट इज कॉल्ड एज द रिकवरी। डेटा रिडंडेंसी एलिमिनेशन, तो यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी का मतलब ये होता है, रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ डेटा, रिपीटेशन ऑफ डेटा, जो भी डेटा आपका रिपीटेड आता है उसी को रिडंडेंसी कहा जाता है, ठीक है। तो रिडंडेंसी को एलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल क्या कहते हैं आपके, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, एक चीज़ एक ही बार लिखो और वही चीज़ की बारी है तो उसको यूज़ करो, दूसरी मत लिखो। तो रिडंडेंसी का मतलब क्या है कि एक चीज़ आप बार बार लिखते हो, तो उसको एलिमिनेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू नॉर्मलाइज योर डेटा एंड यूजिंग द रिलेशनशिप्स, ओके। नाउ उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसको एसक्यूएल के थ्रू अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो खुद के फंक्शन एपीआईज बना के। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इसके अंदर यूज कर सकते हो, मतलब आप खुद के डेटा टाइप से बना सकते हो इसके अंदर। उसके बाद हाई अवेलेबिलिटी डेटा की, मतलब एनी सिचुएशन आपका डेटा आपको अवेलेबल होगा। कॉम्प्रहेंसिव डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड किए, फंक्शनलिटी प्रोवाइड किए जो कि डेटा को मैनेज करेगा। और कम्युनिटी सपोर्ट, ये इसके बेनिफिट है। सो दीज आर द ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू द डेटाबेस। यहाँ पे मैंने बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक कवर किए यहाँ पे, और इस तरीके से अब यही मैं आपको नोट्स के तौर पे देना चाहूँगा, और यही आपके नोट्स है, और यहाँ से आगे जाके आपको सेम इसी तरीके से नोट्स मिलेंगे प्रॉपर वे से। सो गाइज, कैन यू गिव मी द फीडबैक ऑफ दिस न्यू वे ऑफ आवर टीचिंग? आई मीन्स वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट एवरी टाइम, कि हम किस तरीके से पढ़ाए ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए या रिजल्ट मिले। तो कैन यू शेयर योर थॉट राइट नाउ? Sir, I think it is a right way of teaching. यस, समझ में आ रहा है। ये इस तरीके से हम ऑलरेडी लिख के सारी चीज़ें ला रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यस सर। वो लिखने से तो बेटर लग रहा है ना, हम लिखते थे हाथ से। हाँ हाँ, अच्छा है सब तरीका। टाइम सेविंग है Sir, सर, it टाइम is a सेविंग। time consuming and very deep ओके, concept. व्यास, योर सबमिशन प्लीज।
Yes, sir. It is very टाइम time सेविंग। saving. ओके, सो आई थिंक मुझे लगता है यही पैटर्न फॉलो करना है ऑनवर्ड। थ्योरी के लिए ये पैटर्न, Yes, sir. प्रैक्टिकल Exactly. फिर इसके ऊपर दिखाएंगे। थ्योरी हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना बेटर वे से। ओके, ठीक है गाइज, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड फ्रॉम टुमारो वी विल कम अप विद द न्यू टॉपिक एंड स्टार्ट द आवर जर्नी टूवर्ड द सक्सेस। और डेफिनेटली नो वरी, इन डेटाबेस आई विल मेक यू द मास्टर। ओके, इवन डेटाबेस और एनीथिंग, we don't have any problem, ठीक है। बस you have to study a lot। We believe in you, Yeah, sir. thank you so much, your belief and faith is always motivate to me। And guys, just study well, success is waiting for you, okay। And don't study only for the job, study for your skill and to become a good software engineer and the problem solver। That's the motto you should have, okay। So just job is a just only Yes. the way to earn the money, but skill is a way to become you the complete, okay। So guys, I That's hope right. and also I trust you, I believe you, and I have the confidence because I have to place you within a good MNC company with a high salary package, okay। So these are the challenge for us, but that is not a challenge, because if we go in this way, so definitely the thing is very easy। Just you need to remember the things, learn the things, practice, and give your maximum time to study the concept। If you don't understand that concept, please come to me, I will solve it, okay। Whatever concept in any level or any hard concept, no worry, we have all the solution regarding that, ठीक है। Okay guys, I hope you understand this concept, and if you have any doubt, feel free to ask me, okay। And our lecture from tomorrow will continually take place, there will be no gap, and it is not mandatory to record the every session, so don't rely on the recording videos, because I realize that you guys are not taking it serious, because your subconscious mind is saying, yeah, there will be the video, I will see the lecture in a video, but guys, video is a different and reality is a different, so you just interact with me and attend the class properly, study well, okay। Okay, so guys, is there nothing to discuss? This we have to wind up right now. Thank you so much.